नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से। तो जिसमें महत्वपूर्ण होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें होंगी, खेल संबंधित, पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आप लोग रोज आंसर देते हैं। और ये आपकी परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी हो, जितने भी वनडे एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है जीओवी यानी जीओवी टेक थॉन 220। ये क्या है? तो यह एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी, आई ट्रिपल ई कंप्यूटर सोसाइटी और ओरेकल, यह तीन संगठन हैं जिनके द्वारा 30 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर के बीच, ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह तीनों संस्थाएं क्या इसका आयोजन करेंगी, जीओवी टेक थॉन 220 का। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये जीओवी टेक थॉन 220 यह पैन इंडिया 36 घंटे का वर्चुअल हैकथॉन है। यह छात्रों, कामकाजी पेशेवरों, संकाय, स्टार्टअप, फ्रीलांस टेक्नोलॉजिस्ट, भारत की अन्य आईटी सेवा फर्मों के लिए खुला है। तो शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों को एनआईसी यानी इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, सीधे सीधे देखिए लिखा हुआ फैक्ट, एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और आई ट्रिपल ई, अब यही आपसे पूछ लेगा इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आई ट्रिपल ई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, ध्यान रखेंगे इसको। आई ट्रिपल ई यानी इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1946, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है। यह एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इस पे मेन फोकस जो होता है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये संगठन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर तथा ऑरेकल, ये तीन लोग इस सम्मेलन को, या कह सकते हैं इसको, इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है? तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, तीन प्रश्न यहां से बने, एक प्रश्न ये भी कि कौन सा मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके तहत यह लॉन्च किया जाएगा जीओवी टेकथॉन 220। याद हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशंस मिली इसमें। और यहीं पर आप देखिए इसमें बताया गया है कि 36 घंटे का वर्चुअल हैकथॉन है। चूंकि कोरोना नामक महामारी है, इसमें डायरेक्ट नहीं हो सकते हैं शामिल, तो वर्चुअल ही होगी मीटिंग। ये पॉइंट हमने आपको डिस्कस किया। और इसमें जो महत्वपूर्ण है, देखिए यहां दे रहा है इस्टेब्लिश, एनआईसी का भी इस्टेब्लिश, आई ट्रिपल ई का इस्टेब्लिशमेंट हमने बता दिया 1946 में, एनआईसी का 1976 में, और प्रोवाइड आईसीटी एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। तो यह 4-5 बिंदु हैं आपके वन लाइन में, इसको ध्यान रखेंगे। सीधे फुल फॉर्म इसका पूछ लिया जाता है, तो इन्हें महत्वपूर्ण है कि यह कब से कब आयोजन होगा, यह ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से संगठन हैं? तो 3 संगठन हैं, आई ट्रिपल ई, ऑरेकल और एनआईसी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी 2। इसका नाम तो सुना होगा दोस्तों। India successfully test fired the indigenously developed Prithvi 2 missile from test center in Odisha, capable of carrying nuclear warhead under the Army's experimental test। दोस्तों, अभी कल ही जो है टेस्ट हुआ है, और रात में भी, यानी अभी तक यह दिन में टेस्ट किया जाता था, अब यह रात में 7:30 बजे टेस्ट किया गया। अब यहां पर देखा जाए तो यह रात और दिन दोनों में कार्य कर सकती है। यहां पर आप इसका पिक्चर देख रहे हैं, और यह काफी महत्वपूर्ण हमने आपको बताया ही था। तो भारत ने कल ही यानी उड़ीसा के बालासोर के तट पर यह पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और ध्यान रखेंगे डीआरडीओ द्वारा यह विकसित की गई है। पूछ लेगा सीधे सीधे किसके द्वारा विकसित की गई है, तो डीआरडीओ। अब यहां पर एक प्रश्न आपसे फिर बन जाता है कि डीआरडीओ क्या है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1950
1958 में हुई थी। इट इज स्टैब्लिश इन 1958। याद हो जाएगा दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में है। किसका? डीआरडीओ का। और डीआरडीओ के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 51 प्रयोगशालाएं हैं, 51 लैबोरेटरीज हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अंतर्गत जो संस्थाएं हैं जैसे अनुराग यानी एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप जो हैदराबाद में है, एडवांस सिस्टम्स लैबोरेटरी यह हैदराबाद में है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ये आगरा में है दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यह बेंगलुरु में है। तो इस तरह से बहुत सारी डीआरडीओ की संस्थाएं भी हैं। याद रखेंगे दोस्तों। तो यह डीआरडीओ और पृथ्वी 2 का क्या विशेषता है कि अब यह रात 7:30 बजे से दागा गया और परीक्षण सफल रहा, यानी अब रात और दिन दोनों में यह सहायता करेगी और इसकी वजह से हमारी रक्षा पंक्ति मजबूत होगी। याद हो जाएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी 2 मिसाइल की खासियत क्या है दोस्तों। तो दिस मिसाइल इज मेड ऑफ एल्युमिनियम alloy and its wing are made of magnesium। यहां पर दिया गया है पॉइंट, हिंदी में भी दिया गया है, तो ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा दोस्तों। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोमीटर तक आयुध ले जाने में सक्षम है। इसके 2 इंजन तरल ईंधन से चलते हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि यह सतह से हवा में मार करती है या हवा से आकाश टू आकाश एयर टू एयर मिसाइल है या सतह से आकाश मिसाइल, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे यह सतह से सतह मार करती है, यानी हिटिंग द सरफेस टू सरफेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखेंगे। और इस मिसाइल से 350 किलोमीटर दूरी निशाना लगाया जा सकता है। दोस्तों यह प्रक्षेपास्त्र की जो लंबाई है 9 मीटर, चौड़ाई इसकी 1 मीटर और वजन 4600 किलोग्राम यानी 4600 केजी इसका वेट है। लेंथ है इसकी 9 मीटर एंड 1 मीटर इसकी विड्थ है। याद हो जाएगा। और इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। और यह मिसाइल 483 सेकेंड, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, 483 सेकेंड तक 43.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। और यह अपने लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाने के लिए अत्याधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल करती है, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यह यूज करती है। समझ में आई बात दोस्तों। तो यह सीधे आप लोगों से प्रश्न पूछ लेगा, पृथ्वी 2 मिसाइल कैसे कहां पर हिट करती है, सतह से सतह मार करती है, या इसकी मारक क्षमता कितनी है, या इसको किसने बनाया है। तो यहां पर भी देखा आप लोगों ने 3 से 4 प्रश्न यहां निकल कर आते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या संगठन कह सकते हैं, इसका अध्यक्ष फिर से इसे नियुक्त कर दिया गया है। किसे? अपने भारत को, इंडिया को फिर से 2 साल के कार्यकाल के लिए इसका अध्यक्ष और सह अध्यक्ष किसको बनाया गया है? फ्रांस को, यानी भारत और फ्रांस दोनों को बनाया गया। भारत इसका अध्यक्ष होगा और फ्रांस इसका सह अध्यक्ष होगा। याद हो जाएगा दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, इसमें बात की जाए तो 34 मंत्रियों ने, यानी इस आईएसए के सदस्य देशों के 34 मिनिस्टर्स ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया। और इस सम्मेलन में 53 मेंबर्स और 5 हस्ताक्षरकर्ता तथा भावी सदस्य देशों ने भी इसमें भाग लिया। और दोस्तों यहां भी एक प्रश्न फिर बन जाएगा कि यह कौन सा सम्मेलन था? तीसरा सम्मेलन था। और यह तीसरा सम्मेलन कैसा हुआ? वर्चुअल सम्मेलन है, आभासी, ड्यू टू कोरोना। याद रहेगा। और पहली और दूसरी बैठक कहां हुई थी? तो दोस्तों ये दोनों भारत में हुई थी। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे याद रखेंगे। पहली और दूसरी जो इसकी बैठक है, पहला सम्मेलन इसका 2 से 5 अक्टूबर 2018 को कहां हुआ था? ग्रेटर नोएडा, सुना हो, उत्तर प्रदेश का यह डिस्ट्रिक्ट है और यह जुड़ा हुआ है एनसीआर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा इसका सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक। और इस सम्मेलन में उस समय 78 देशों ने भाग लिया था।
तो आईएसए के तीसरे सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से यानी आभासी तरीके से लिया गया है ड्यू टू कोरोना। तो 14 से 16 अक्टूबर 2020 के दौरान यह हो रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है। और इसमें एक पॉइंट और, आईएसए के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं इसके। तो 4 रीजन्स ऑफ यानी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। 4 महत्वपूर्ण इसमें बिंदु हैं, यह ध्यान रखेंगे। अब इसमें कौन है? फिजी, इसकी राजधानी सुआ है। नौरू, ये छोटे छोटे देश हैं, प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश हैं, पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में देखेंगे तो यह आइलैंड कंट्रीज मिलेंगी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर अफ्रीका क्षेत्र के लिए मॉरिशस, तो मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। और दोस्तों यहां पर 40% से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और यह नाइजर भी कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप की जिसकी राजधानी नियामे है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिए यूके और नीदरलैंड को लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम्स, इसको संयुक्त राज्य कहा जाता है। अब यहीं पर प्रश्न बन जाएगा, ब्रिटेन और यूके में क्या अंतर है? तो ब्रिटेन में 3 आइलैंड यानी कह सकते हैं स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड को ब्रिटेन कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और दोस्तों यूके के बराबर क्या हो गया? तो ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड, तो इसको संयुक्त राज्य बोला जाता है। और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, क्या है? एम्स्टर्डम है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों के लिए क्यूबा और गुयाना को शामिल किया गया है। क्यूबा की राजधानी क्या है दोस्तों? हवाना है। राउल कास्त्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और गुयाना की जॉर्ज टाउन राजधानी है। दोस्तों लैटिन अमेरिका का मतलब क्या है? यहाँ स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज इन लोगों का शासन रहा है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको से लेकर पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के समूह को यानी कैरेबियन देश, इन सब को मिलाकर के लैटिन अमेरिका कहा जाता है, याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अंतरराष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 220। यह रिपोर्ट आई है, भारत के लिए अच्छी रिपोर्ट नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं वेयर इंडिया स्टैंड, या द हिंदू से हमने लिया है ये कटिंग को। तो ये ध्यान रख रहे हैं, देख रहे हैं चाइना की स्थिति कहां है? यह स्कोर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह स्कोर जितना ज्यादा होगा उतनी स्थिति खराब होगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब की बार 107 देशों के लिए की गई रैंकिंग में भारत 94 पायदान पर आया है। और इसकी जो स्कोर किया है 27.2 का, ये फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अब सोचिए, भारत से अच्छी स्थिति पाकिस्तान की है, म्यांमार की है, बांग्लादेश की है, नेपाल की है, श्रीलंका की है, चीन के तो कहने ही क्या। तो सार्क देशों में हमारी स्थिति अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो सबसे बदतर है, यानी अफगानिस्तान के पहले हम दिख रहे हैं यहां पर। तो ये अच्छा नहीं है। पड़ोसी देशों से भारत पीछे चल रहा है हंगर इंडेक्स में। तो दोस्तों एक कारण यह भी है कि यहां जनसंख्या बहुत अधिक है, यानी लेकिन चीन के पास भी तो जनसंख्या है, यानी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो देखो ना, इंडोनेशिया जैसे दो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे तो यह सीधे सीधे फैक्चुअल है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 13 ऐसे देश हैं, सोचिए ना, मात्र 13 ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया से ऊपर है, नहीं तो इंडिया की रैंक जो 94 है। तो हंगर इंडेक्स में भारत से पीछे हैं अब रवांडा, ये सब बहुत पिछड़े देश हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं दोस्तों। इसकी राजधानी है किगाली। और नाइजीरिया, इसकी राजधानी है आबूजा। नाइजीरिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी आबूजा है। यहीं पर बोको हराम नामक आतंकवादी संगठन है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है जिसकी जो कुंभा नदी के किनारे बसा है। और लीबिया दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यानी भूमध्य सागर को स्पर्श करता है, लीबिया की राजधानी ट्रिपोली है। और मोजाम्बिक ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी मापुतो है। और दोस्तों चाड सबसे लास्ट रैंक जो 107 रैंक है वह चाड की है जिसकी राजधानी नजेम्ना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो अफ्रीका महाद्वीप तो ऐसे भी हंगर इंडेक्स में पीछे रहेगा क्योंकि सबसे पिछड़ा महाद्वीप है।
और दोस्तों भारत की कुपोषण का जो शिकार है 14%, सोचिए। और भारत के बच्चों में जो स्टंटिंग रेट है वो 37.4% है। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? स्टंट का जिसकी लंबाई उनकी उम्र की तुलना में कम होती है। यह भयानक कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो यह बहुत ही, अब देख रहे हैं 37.4, यह बहुत ही भयावह आंकड़ा है। तो इस स्थिति, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में हम लोग जो बात करते हैं, हंगर इंडेक्स जो नीचे रहता है यानी उसकी उच्च रैंकिंग होती है। यानी इसमें हम बात करते हैं, हर साल इसकी रिपोर्ट आती है। भारत को उनको खराब रैंकिंग मिलती है हंगर इंडेक्स को मापने के पीछे लक्ष्य है कि दुनिया को 2030 यानी 2030 से जीरो हंगर फ्री करना है ना। तो ये 2030 तक जीरो हंगर हो जाए। यही कारण है कि हर साल यह मापा जाता है दोस्तों। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस परिभाषा मतलब कह सकते हैं कि हर वर्ष, और इसमें क्या है कि एक व्यक्ति कितने कैलोरी ग्रहण कर रहा है, इन सब की चर्चा की जाती है। समझ में आई बात दोस्तों? तो यह काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और इसको 4 मापक हैं, यहां पर हमने दे दिया क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो यह ज्यादा होने का मतलब उस देश में भूख की समस्या अधिक है, और उस तरह किसी देश का स्कोर कम होता है, इसका मतलब है कि वहां पर स्थिति अच्छी है। और दोस्तों इसके 4 हैं, को कौन कौन से? कुपोषण के आधार पर मापते हैं, और हमारे देश में कितना है? 37। यही कारण है कि नीचे गिर गया है। और शिशुओं में भयंकर कुपोषण, आज बच्चों में आप देख रहे हैं जनसंख्या दिन प्रतिदिन, मतलब हर साल उतनी जनसंख्या बढ़ती है एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर, और हर 10 साल में हम एक ब्राजील को जन्म दे देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा? सभी को उपयुक्त मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती है, जिसके कारण शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट, बाल मृत्यु दर भी अधिक हो जाती। हालांकि सरकार लगातार इसमें प्रयासरत है। तो दोस्तों ये 4 मानदंडों पर हंगर इंडेक्स को मापा जाता है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। इसमें आज पहला है राजकिरण राय। दोस्तों इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये टोटल फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन हैज सेलेक्टेड राजकिरण राय जी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ। ये भी पूछ लेगा ना कि इनको जो बनाया गया है कार्यकारी, इनको चेयरमैन चुना गया है, तो इससे पहले किस पद पर थे? तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह किस पद पर थे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इनको अब वर्तमान में आईबीए का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और एसबीआई के चेयरमैन अभी हाल ही में बदले हैं, दिनेश कुमार खारा, इनको इस संघ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो यह सीधे सीधे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, यह फैक्चुअल है। अब बात करते हैं खेल समाचारों में। खेल समाचारों में मोहम्मडन स्पोर्टिंग रिटर्न्स टू आई लीग आफ्टर 7 ईयर, यानी 7 सालों के बाद फिर से शामिल हो रहा है। कौन? मोहम्मडन आई लीग। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2013-14 में इससे पहले खेला था, और इसी क्षेत्र इसमें इसी सत्र में उसे रेलीगेट कर दिया गया था, इस बर्खास्त कर दिया गया था मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को, क्योंकि इसके जो मुख्य कोच थे यॉन लॉ को बर्खास्त कर विवाद पैदा कर दिया गया था, जिन पर क्लब के शीर्ष अधिकारियों ने व्यक्तिगत बातचीत लीक करने के आरोप लगाए थे, और क्लब ने लॉ के खिलाफ सूचना बाहर लोगों को देने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके कारण इस क्लब को बैन कर दिया गया था। और इस बार खेल रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैदान में बाहर चल रहे विवाद को पीछे छोड़ते हुए मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने शहर के प्रतिद्वंदी भवानीपुर एफसी में क्वालिफायर में 2-0 से जीत से 7 साल के बाद आई लीग में स्थान हासिल किया है। 19 अक्टूबर को मोहम्मडन स्पोर्टिंग का जो मुकाबला होगा वो एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड से होगा। और दोस्तों आई लीग दिसंबर में होने की संभावना है, कोरोना की वजह से हो सकता है कि ये टल भी सकती है। तो मोहम्मडन जो स्पोर्टिंग आई क्लब में है, अंतिम बार कब खेला था ये ध्यान रखिएगा, 2013-14 में। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और
ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यह यहाँ पर इससे 131 साल पुराना क्लब कोलकाता से आई लीग में प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र क्लब होगा, क्योंकि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल शीर्ष टियर की इंडियन सुपर लीग से जुड़ गए हैं। तो यह आप लोगों में देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, सीधे दे देगा कि यह क्लब का संबंध किससे है। मोहन बागान, डेम्पो क्लब, यह सारे क्लबों का एक लिस्ट बना लीजिए, एक साथ इनको रख लीजिए। ये अक्सर आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो यह आसान हो जाएगा आपको। जैसे अब इसमें क्लब में बात की जाए तो अब इसमें जैसे कप, डूरंड कप पूछ लेगा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। मोहन बागान आई लीग का चैंपियन रहा है, चैंपियन। डेम्पो क्लब 3 बार चैंपियन रहा था। ये सारे क्लब हैं, फुटबॉल क्लब बहुत सारे अपने भारत में। चर्चिल ब्रदर, सालगांवकर क्लब, बेंगलुरु, मोहन बागान, आइजोल, मिनर्वा पंजाब, तो ये सारे क्लब हैं। स्पोर्टिंग गोवा, रॉयल वाहिद गो, मोहन बागान, तो ये सब इनके नाम याद रखिएगा, अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाते हैं। जेसीटी है, NEROCA क्लब है, तो यह सीधे आपसे पूछ लेगा कि यह इसका किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग पुस्तकें एवं पुरस्कार। तो आज भी हमने 10 पुस्तकों को लिया है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाली पुस्तकों को लिया है। कुलदीप नैयर, इनका नाम सुना होगा, विधि विशेषज्ञ हैं। इनकी पुस्तक का नाम है जजमेंट। किरण बेदी फ्रीडम बिहाइंड बार्स, इनकी किताबें, बहुत सारी किताबें, व्हाट वेंट रॉन्ग, आई डेयर, पहली महिला IPS, याद रखिएगा दोस्तों। और यह पुदुचेरी की यह उपराज्यपाल हैं, पहले भी चर्चा कर चुका हूं। और तीसरी महत्वपूर्ण किताब है अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय का नाम तो सुना होगा दोस्तों, साइमन गो बैक का नारा दिया था और इसी में इनको लाठी लग गई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब लाठी लगी थी तो इन्होंने कहा था, अंग्रेजों की ताबूत की कील साबित होगी। यह हमारे शरीर पर पड़ी लाठियां अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। लाला लाजपत राय का यह कथन था दोस्तों। बाल पाल लाल, उनमें से एक लाला लाजपत राय भी थे। ध्यान रखिएगा, यह तीनों गरम दल के नेता हुआ करते थे। यही कारण है कि 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी। बाल पाल लाल, ध्यान रखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इसमें भी यह प्रश्न पूछा जाता कि इन तीनों गरम दल के नेताओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, तो लाला लाजपत राय ही रहे हैं। 1907 में ये लोग मांग कर रहा था, लेकिन उसी समय कांग्रेस 2 खंडों में बट गई। फिर बाद में 1920 के अधिवेशन में आगे चल के लाला लाजपत राय को विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को इनका जन्मदिन, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी पुस्तक है। अबुल कलाम आजाद साहब सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। और बाबू जगजीवन राम, इनके बारे में तो मैं बता ही चुका हूं कि सबसे अधिक समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड है। कॉस्ट चैलेंज इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, ये कैसे भूल सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन वर्तमान में जो महानायक अमिताभ बच्चन के यह पिताजी हैं और इन्होंने मधुशाला के लिए इनको पहला सरस्वती सम्मान भी मिला था। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन में। और इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नाराज हो गए। तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, यह हमारी हार है। तो ऐसे में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रिस्पेक्ट में पद से त्याग कर दिया और फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी दोस्तों। और अगला है सुमित्रा महाजन, मातोश्री, यह दूसरी लोकसभा स्पीकर,
पहली मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश से सांसद रही हैं। मातोश्री पुस्तक की लेखिका हैं सुमित्रा महाजन, भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेताओं में से एक हैं। और दोस्तों अमीश त्रिपाठी, सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, इनकी बहुत सारी इमॉर्टल, शिवा, बहुत सारी पुस्तकें इस पर लिखी जाती हैं और अमीश त्रिपाठी काफी चर्चित नेम है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह 10-10 पुस्तकें रोज याद करेंगे तो आसान हो जाएगी आपकी परीक्षा, आप आसानी से परीक्षा को क्रैक कर सकेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, अब आज महत्वपूर्ण दिवस में वर्ल्ड ट्रॉमा डे यानी विश्व आघात दिवस, ट्रॉमा डेज इज मतलब ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 17 अक्टूबर। दोस्तों यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाता है, देखिए 17 अक्टूबर और 29 अक्टूबर में तो विश्व आघात दिवस और स्ट्रोक डे, स्ट्रोक और ट्रॉमा थोड़ा अलग अलग हो जाता है। स्ट्रोक मतलब जैसे हार्ट अटैक इस तरह की, तो 29 अक्टूबर होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यह पूरे विश्व में WHO ने नाजुक समय में दौरान बचाने वाले सुरक्षा के महत्व को ध्यान केंद्रित करने और आघात से होने वाली मृत्यु से बचाने व बचने के लिए मनाया जाता है। इसमें जैसे शारीरिक मानसिक चोट में जागरूकता करना, जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण के लिए प्रेरित करना इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है। हर साल देखते हैं सड़क हादसों में कितनी मृत्यु होती है। अपने भारत में आप देखते हैं हर 10 मिनट पे एक एक्सीडेंट होता ही है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको विश्व आघात दिवस WHO ने 17 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की थी। अब अगला जो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरिडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे यहां पर देखिए अब इंपॉर्टेंट क्यों है यह जानना जरूरी है। और इसमें इसको संयुक्त राष्ट्र ने इसको जो किया था, घोषणा की थी 22 दिसंबर 1992 में इसकी घोषणा की थी कि 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी और तब से मनाया जा रहा है। यह पहली बार दोस्तों 1987 में ही फ्रांस ने मनाया था। और दोस्तों गरीबी निवारण इस बार का जो 2020 का जो थीम है ये ध्यान रखिएगा, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, यानी सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करना। तो गरीबी उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू हैं, तो उन्होंने कहा गरीबी उन्मूलन दिवस समाज के दुर्बल वर्गों के प्रति हमारे विशेष दायित्व को याद दिलाता है। तो इस तरह से गरीबी के निर्धारण में अहम भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में यह बताया गया है कि किसी एक विशेष कारण के चलते नहीं बल्कि भिन्न भिन्न कारणों की वजह से लोगों को गरीबी में जीवन यापन करने हेतु मजबूर होना पड़ता है। तो भारत में जैसे गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं? भारत में सबसे महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या, कमजोर कृषि, भ्रष्टाचार, ऑर्थोडॉक्स थॉट कह सकते हैं, रूढ़िवादी सोच, कॉस्टिज्म, अमीर गरीब की जो बीच में खाई, नौकरी की कमी, अशिक्षा, बीमारी, ये सब कारण हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की बड़ी संख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि में उत्पादकता की कमी है, बेरोजगारी और खराब कृषि के कारण भोजन की कमी से जूझना पड़ता है। अभी हमने बताया ही, आप हंगर इंडेक्स में देख रहे हैं क्या स्थिति है हमारी। तो यह सब समस्याएं हैं। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, और आज हम बात करेंगे फैक्ट में जनजातियों की। तो ट्राइब्स क्या होती हैं? तो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, जिनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास अभी नहीं हो पाया है, तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इसीलिए संविधान में इनके लिए उल्लेख किया गया है। अनुसूची 5 और 6 में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रबंध किया गया है, स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है कि यह कदम से कदम मिलाकर के भारत में यह आगे बढ़ सकें। और 2011 की जनगणना के आधार पर अगर बात की जाए तो भारत की कुल जनसंख्या में 8.6%, 8.6% योगदान किसका है? जैसे 16.6% क्या है? एससी, और 8.6% एसटी, दोनों मिलाकर के 25.2% हैं। तो इसमें देख रहे हैं ना, ये सबसे पिछड़ी जातियां, आदिम जातियां हैं, अभी यह रहन सहन इनका सामान्य तरीके से नहीं हो पाया है। तो इसीलिए भारत में जनजातियों का पिता
ठक्कर बप्पा को कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। और विश्व में जनजातियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, किस महाद्वीप को, तो अफ्रीका महाद्वीप को याद रखेंगे दोस्तों। और भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। प्रतिशतता के आधार पर पूछ लिया जाए तो राज्यों में मिजोरम है 94.4% पाई जाती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो लक्षद्वीप की है 94.8%। यानी ओवरऑल अगर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट पूछा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक जनजातियों का प्रतिशत पाया जाता है। और दोस्तों आप लोगों में सीधे प्रश्न आ जाता है कि चेंचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं, इसको फैक्ट है, सीधे याद रखिएगा दोस्तों। तो यह चेंचू जनजाति देख रहे हैं ना आंध्र प्रदेश में, इसी के साथ साथ कोंडा रेड्डी आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं ना, रेड्डी साहब मुख्यमंत्री हैं, खोंड है, सुगेलिस है, लोम्बार्डिस या लंबार्डिस, एलडिस, येरुकलम, कोलम, इसमें जैसे लंबार्डिस, कोंडा रेड्डी, चेंचू, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन लिखने के क्रम में हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है झारखंड, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, हाँ, भूमिज, लोधा, उरांव, ये सब महत्वपूर्ण जनजातियां हैं दोस्तों। और उत्तराखंड में थारू, भोक्सा, भोटिया, जौनसारी, माही, राजी, बनरावत, यह सब जनजातियां हैं दोस्तों। कहां, उत्तराखंड की। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, क्या याद रखेंगे, थारू जनजाति, इसमें ज्वाइंट फैमिली की प्रथा है, संयुक्त परिवार, और कई परिवार ऐसे हैं कि 500 तक सदस्य होते हैं। तो यह किरात वंश से संबंधित है दोस्तों, और यह दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। इसी तरह से बुक्शा है, उत्तराखंड के नैनीताल, गढ़वाल, देहरादून जिलों में पाई जाती है। फिर राजी और बनरावत है, यह झूमिंग खेती करती है। खरवार भी ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है, आगे उत्तर प्रदेश चर्चा करेंगे। जौनसारी बताया आपको, जौनसारी इसमें बहुपति विवाह प्रथा है। भोटिया यह ऋतु प्रवास करती है, पहाड़ों पर जब बर्फ जम जाती है तो मैदानी क्षेत्र की ओर ये लोग ऋतु प्रवास कर जाते हैं, याद रखेंगे। तो यह उत्तराखंड की जनजातियां हैं। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां सुना होगा दोस्तों, उन्हीं के नाम पर जनजातियां हैं। केरल में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, मोपला विद्रोह हुआ था ना, मालाबारी या मोपला, इरुला, कडार, यहां पर देख रहे हैं ना, कडार, इरुला, कुरुम्बा, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, सबसे अधिक जनजातियां, बैगा, अगहरिया, कोरबा, कोल, गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति है। गोंड यहां पर लिख लिया है, गोंड है, बैगा है, अबुझमारिया है, भील है, कोरकू है, भतरा है, ये सब महत्वपूर्ण जनजातियां हैं दोस्तों। उरांव भी यहां भी पाई जाती है, कोल, भील। फिर मणिपुर में कुकी, अंगामी नागालैंड में भी पाई जाती है, मीजो, पुरुम, सीमा, यह मणिपुर में। और राजस्थान में मीणा जनजाति दोस्तों, सबसे विकसित जनजाति के रूप में इसे जाना जाता है। किसे, मीणा जनजाति के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, मीणा जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है राजस्थान में। वो भी कहाँ, किस क्षेत्र में है, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर जिलों में यह पाई जाती है दोस्तों। और मीणा जनजाति शिव व शक्ति के उपासक हैं, और इस जनजाति का संबंध भगवान मत्स्यावतार से, मीन इसीलिए मीन नाम रखा गया है। भील यहां पाई जाती है, अगहरिया, सहरिया, गरासिया, सांसी, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। कालबेलिया भी यहां पाई जाती है दोस्तों। और इसके बाद आता है अंडमान निकोबार, ओंगे, जारवा, सेंटिल्स, ओंगे, शोम्पेन, बोमा। बोमा जनजाति लगभग समाप्त हो गई है। शोम्पेन जनजाति याद रखिएगा 2014 के इलेक्शन में पहली बार अपने मत का प्रयोग किया था दोस्तों। सेंटेनलीज, ग्रेट अंडमानी, ग्रेट निकोबारी, जारवा, ये सब महत्वपूर्ण जनजातियां कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में आया है। और अरुणाचल प्रदेश, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, आपातानी, मिनियोंग, यह सब अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं, याद हो जाएगा दोस्तों। अगला बढ़ते हैं असम में, बोडोलैंड है, बोडो गुरवादी भी हैं, मिकिर, रेंगमा, यहाँ असम में सिक्किम से भी इधर आ जाती हैं, लेप्चा जनजाति भी आ जाती है। और बोडो, लेकिन मिकिर, रेंगमा महत्वपूर्ण है। और यहीं पर जैसे आप देखते हैं ना,
कि बांग्लादेश की भी आ जाती हैं जनजातियां, कुछ यहाँ पर जैसे बस जाती हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। चकमा सुना होगा। तो नागालैंड में कुकी, नागा, अंगामी, कोन्याक, कोन्याक को हेड हंटर्स कहा जाता है। दोस्तों यह जो है म्यांमार और यहाँ दोनों में रहते हैं। अभी भी इसमें मतलब जैसे इसका जो प्रमुख मुखिया होता है वह जो है उसको 70 से 75 शादियां करता है। एक तो कोन्याक काफी चर्चित है। हेड हंटर्स, जिसके घर में नरमुंड ज्यादा टंगे होते हैं, वह अपनी बेटी का विवाह उन्हीं से करता है। इसमें यही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो विश्व के देश भारत की ओर आकर्षित होते हैं। एक कारण यह भी है, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ का जो कल्चर है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं। और भारत अपने आप में देखते नहीं, विभिन्नता में एकता, विभिन्न प्रकार की जनजातियां, विभिन्न प्रकार के लोग हमारे देश में पाए जाते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में मुंडा, उरांव, देख रहे हैं भूमि, चूंकि झारखंड जुड़ा हुआ है तो ये सब, लेप्चा सिक्किम में महत्वपूर्ण जनजाति है लेकिन पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। कोरबा, बिरहोर, बंजारा, ये सब चलते रहते हैं, भैंस जानवर लेकर के साथ चलते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, बकरवाल, किन्नौरी, ये गुर्जर जो है मुस्लिम होते हैं, याद रखिएगा। और तमिलनाडु में सबसे महत्वपूर्ण नीलगिरी में जो पाई जाती है टोडा जनजाति, सुना होगा दोस्तों। और टोडा जनजाति, इन लोगों में जैसे सफेद साफा बांधते हैं, पगड़ी, और इसमें जैसे कि ये भैंस वगैरह का पालन करते हैं। दुग्ध निकालने का कार्य यहाँ पर, जैसे कि भैंस का जो बाड़ा होता है उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है। तो यह सब क्या है, हमारी यहाँ की सांस्कृतिक कह सकते हैं विशेषताएं हैं, तो इन्हें याद रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन है प्रैक्टिस सेक्शन, यानी अभ्यास प्रश्न में आज हम बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं, थोड़ा कम लोग उत्तर दे रहे हैं, क्या बात है, उत्तर नहीं आ रहा है, और थोड़ा जल्दी से देने का प्रयास करिए। आज जैसे देखा हमने वही नाम आ रहा है, मिली, ज्ञान रंजन साहू, सुनील पाठक जी, शर्मिष्ठा, सारा आनंद, ये टॉप 5 लोग जल्दी से दिए हैं। यानी यहाँ सबसे पहले मिली और ज्ञान रंजन का पहले ही घंटे में उत्तर आया है, फिर सुनील पाठक जी, शर्मिष्ठा और सारा आनंद जी का उत्तर आया है। तो आप लोग थोड़ा तेजी से उत्तर दीजिए और इसको न्यूज को सुनिए, फिर उत्तर दीजिए। देखिए पहला ही प्रश्न आया है, IEEE का फुल फॉर्म क्या है? यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होगा, या इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इको इंजीनियरिंग होगा, या इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल एंड इको इंजीनियरिंग होगा, या इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होगा। तो यह चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। पृथ्वी 2 मिसाइल कहां मार करने में सक्षम है? सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, या सरफेस टू एयर, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को फिर से बनाया गया है? तो दोबारा भारत को, या जर्मनी को, या फ्रांस को, या ब्रिटेन को, किसको बनाया गया है? आपको इसमें से उत्तर देना है। अगला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? 92nd है, 94th है, या 95 है, या 97 है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राजकिरण राय जी को, या दिनेश कुमार खारा को, या केवी कामथ, या आदित्य पुरी को? इसमें बताना है आप लोगों को। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन हैं? चेतन भगत, अमिताभ घोष, या अमीश त्रिपाठी, या आलोक मेहता? तो आलोक मेहता की किताब है लखनऊ बॉय, बहुत चर्चित पुस्तक थी, तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल का क्लब है, या फुटबॉल का क्लब है, या हॉकी का क्लब है, या टेनिस का क्लब है? आपको बताना है। नेक्स्ट है, विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, या 17 अक्टूबर को, या 23 अक्टूबर को, या 22 अक्टूबर को? नेक्स्ट है, जारवा जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में पाई जाती है दोस्तों? केरल, लद्दाख, या अंडमान निकोबार, या उत्तराखंड में? और नेक्स्ट है, जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं दोस्तों? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या उत्तराखंड? तो मैंने जनसंख्या के आधार पर बताया था, प्रतिशतता के भी आधार पर बताया था। सुनिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। इस तरह से आज हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लिया। आशा करता हूं कि आप लोगों का आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।